तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए जितने भी लोग हिस्ट्री को ऑनर्स रखे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री में, प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर के मौर्य काल। और इसमें जो है मेजर पेपर 1 के तहत यह पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, ठीक है। कभी कभी मेजर पेपर में होता है, कभी कभी IRC के पेपर में होता है। तो जिसके यूनिवर्सिटी में जो आता है सबके साथ अगर सिलेबस मैच करता है तो डेफिनेटली आपका यह क्वेश्चन मैच कर जाएगा। सिलेबस क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर के मौर्य काल तक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके किस किस टाइप से आएंगे, और मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, मुंह से आपको नोट करते जाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको बता दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति भारतीय इतिहास कैसे प्रभावित करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव में। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किन किन राज्य कौन कौन से देश हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में। आगे देख लेते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में कि पाषाण युग किसे कहते हैं। पाषाण युग किसे कहते हैं या पाषाण काल किसे कहते हैं। फिर इसी में है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पाषाण युग जिसको इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थर का काल यानी कि पत्थरों के समय जब प्राचीन भारत में आदमी जो है, प्राचीन भारत बोल रहा हूँ कि जब जीवन शुरू हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि लोग जो है ना पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर से ही अपना औजार हथौना हथौड़ी जो भी था, ठीक है, छेनी उनी सब पत्थर के युवा करते थे, पत्थर के घरों में रहा करते थे, ठीक है, पत्थर से आग जलाते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि पत्थर से लगभग उनकी सारी चीजें होती थी, इसलिए उस काल को पत्थर युग यानी कि पाषाण काल नाम दे दिया गया, ठीक है। पाषाण मतलब होता है पत्थर। बोलेगा एक पाषाण फेंक के मारेंगे, बोलेगा क्या फेंक के मारेगा पाषाण मतलब होता है पत्थर। थोड़ा हिंदी बोलिएगा ना तो आपका देखिएगा बोलने की शैली बदल जाएगी। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल और एक आता है आधुनिक पाषाण काल, ठीक है, चाहे नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, न्यूलिथिक, ओल्डेथिक और मेसोलिथिक। तो ये हो गए इंग्लिश में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को जो है पालतू पशु बनाया, ये क्वेश्चन आता है। आग की खोज किस काल में हुई, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कृषि की खोज किस काल में हुई, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सभी आपको कर लेने हैं। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग को परिभाषित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर। इसमें है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत को बताइए। इसमें आता है पुरातात्विक स्रोत, फिर आता है साहित्यिक स्रोत, फिर आता है मौखिक स्रोत। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए खुदाई की है सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पे मिला पुरोहित की मूर्ति, कोई सिक्का मिल गया, ठीक है ना, कोई ऐसा वस्तु मिल गया जिसको देखने से लगता है कि यह प्राचीन जमाने में उस आदमी के पास हुआ करता था। हीरा मिल गया, जवाहरात मिल गया, होता है ना कि कभी कभी हम लोग को मिल जाता है, कोई मूर्ति मिल जाता है। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट, ठीक है। अगला है साहित्यिक स्रोत। आर्कोलॉजिकल सोर्स के बाद आता है लिटरेसी सोर्स। इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी सोर्स, हिंदी में साहित्यिक स्रोत। इसमें जो है जितने भी रामायण है, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, ठीक है, ये सभी आपके साहित्यिक स्रोत आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन सभी को पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में वे सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने पूर्वजों से मौखिक रूप से मिलती हैं। मतलब मेरे दादाजी ने मेरे पिता को सुनाया, फिर मेरे पिता ने हमको सुनाया, अब हम अपने पुत्र को सुनाएंगे, फिर मेरा पुत्र अपने नाती पोता को सुनाएगा। तो ऐसी कुछ इतिहास की बातें होती हैं, इसको मौखिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ, गोट TTR मेरे दोस्त, समझ जाइएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और इसका पतन मतलब होता है अंत, समाप्त कैसे हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो बहुत पतन का तो मालूम नहीं, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में मतलब जो भी है उत्पत्ति जैसे भी हुआ, लेकिन अंत माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, कोई बोलता है ब्रह्म राक्षस आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन थे,
कोई बोलता है कि यहाँ की जलवायु अचानक परिवर्तित हो गई जिसके कारण हो गया, कोई बोलता है बीमारी आ गई जिसके कारण ये सारी सभ्यता बंद हो गई। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। राय बहादुर लिख दीजिएगा, ठीक है, सॉरी दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा स्थान भारत के वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में जो है हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और भारत दो राज्यों में, दो देशों में फैली हुई यह सभ्यता है, ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता है, पूछा जाता है कि किस युग की सभ्यता है हड़प्पा, तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, नगर नियोजन का वर्णन करें। तो यहाँ पे बताना है कि प्रमुख विशेषता, जैसे कि वहाँ पे अन्नागार था, स्नानागार था, नगर के लोग जो है पुरोहित हुआ करते थे, अपना विशेष रूप से ये अपना व्यापार पे ध्यान दिया करते थे, इन सब चीज़ों को बताना है, ठीक है। अगला है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जानकारी दीजिए, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी देना है। नेक्स्ट है जनपद और महाजनपद से क्या अभिप्राय है, जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं, ठीक है। और प्राचीन काल में क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में सब कितने महाजनपद थे, तो दोस्तों महाजनपद मतलब समझ लीजिए राज्य। प्राचीन काल में 16 गो राज्य था या 16 गो महाजनपद था, ठीक है। और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो था मगध, जिसमें वर्तमान बिहार और झारखंड स्थित है। मतलब हम लोग सबसे महान थे, ग्रेट, वी आर ग्रेट यार, ठीक है। तो चलिए, महाजनपद जो है 16 थे, सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मगध साम्राज्य महाजनपद का राजनीतिक शक्ति में किन किन शासकों की भूमिका थी। तो देखिए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, सॉरी हाँ, मगध का अंतिम शासक मतलब यार सॉरी धननंद जो था, नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और वो भी मगध साम्राज्य में। तो यहाँ पे आप लोग पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, धननंद, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभावों को लिखें। तो भारत में ईरानी आक्रमण क्यों किए, और जब ईरानी लोग आक्रमण कर दिए तो भारत को कौन कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगला है सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में वर्णन करें, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कैसे किया, और जब किया तो क्या क्या सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों के कारण इसको फिर भागना पड़ा, ठीक है। विश्व विजय की उम्मीद लेके आया था भारत, लेकिन नहीं पूरा कर पाया भारत में। अगला है मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई तथा मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान को बताइए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा था, या भारत का प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ, तो मौर्य का पुत्र हो गया था कौन, बिंदुसार, नोट कर लीजिएगा, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का फिर बेटा हो गया सम्राट अशोक, जो कि अशोक ग्रेट के नाम से जाना जाता है। अगला है अशोक के धम्म। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, इसके प्रचार के लिए उसने क्या कदम उठाए। तो देखिए, अशोक का धम्म जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित था, और इसने अपने प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी, अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी, तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी थी। कलिंग जो है वर्तमान आपका ओडिशा को कहते हैं, ठीक है। अगला है मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे, मौर्य वंश क्यों समाप्त हो गया है, इसको बताना है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के पतन का कारण लिखें, ठीक है। क्यों, अरे यार एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिए मैंने, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखें, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों हो गया, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को लिखें। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका, और इतना क्वेश्चन कर लीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव यहीं से देख देख के मैंने बताए हैं, उतना कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आपके एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, अब उसी टाइप से आपको ध्यान देना होगा, आंसर आपको उसी टाइप से करना होगा। फिर भी मैं बता दूं कि 5 मार्क्स वाले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 100 वर्ड में इसका आंसर कीजिएगा। 10 मार्क्स का आएगा तो इसका आंसर आपको करना है 200 शब्दों में। 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का है तो दोनों का आंसर करना है आपको कितना वर्ड्स में, 300 शब्दों से 350 शब्दों में, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, काफ़ी हो जाएगा, इतना लिखिए, ठीक है।